दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी के मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। तो उसके हम यहाँ पे आंसर्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए इस बार क्या हुआ ना कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें टोटल 70 जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 35 का ही आंसर देना होगा। यानी क्या कि 50% एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आइए यहाँ पे जितना भी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करते हुए एक्सप्लेन करते हुए उसके आंसर्स को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को क्या करना है कि अभी हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद करते हुए चलना है। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि मॉडल सेट जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में भी कई साल देखने को मिलता है। सो आप लोगों को क्या करना है, अभी हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे हुए देखते हुए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है, यानी गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अनुवांशिकता सक्रिय होता है, यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोजोम। तो ये क्या होता है कि जेनेटिकली एक्टिव होता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस फॉर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा कहाँ पड़ता है, तो यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघ यहाँ पे क्या होता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा बाघ की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा यहाँ इसमें पाए जाते हैं। किसमें, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और ये किसके लिए है, तो बाघ के लिए है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में हुई थी। कौन सा, 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। कहाँ, तो उत्तराखंड में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बाघों के लिए। यहाँ जो बाघ की सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर, हाइब्रिड विंगर यानी संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। हाइब्रिड विंगर इज ड्यू टू व्हिच इवेंट ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। क्या कि यहाँ पे काय एजमा हो जाएगा, क्या काय एजमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में पूछा है मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि अवशेषी अंग होता क्या है। तो अवशेषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जिसकी उपयोगिता जो है सो अब समाप्त हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। तो इसकी उपयोगिता कब थी, तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या था, मनुष्य यहाँ पे बहुत साल पुराना क्या था, जो अंग का यहाँ पे उपयोग करता था, लेकिन उस अंग को क्या होता अभी उसकी उपयोगिता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अपेंडिक्स का नाम सुने होंगे, और यहाँ पे क्या है एक साइनस होता है, ये सब क्या है यहाँ पे अब वो बेकार चीजें में शामिल है, अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो अवशेषी अंग है इसकी संख्या कितनी है, तो टोटल यहाँ पे मनुष्य में 10 अवशेषी अंग है। तो अब यहाँ पे देखिए मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा, कॉकिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे पिन्ना भी रहता है, लेकिन यहाँ पे जब ये क्या है, यहाँ पे अगर बी और सी दोनों रहता तो उस कंडीशन में यहाँ पे दोनों होता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, कॉकिक्स हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो देखिए यहाँ पे हीमोकोरियल जो अपरा होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो मनुष्य में पाया जाता है, यानी क्या कि ह्यूमन में पाया जाता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है, यानी व्हिच ऑफ द, यहाँ पे क्या है, व्हिच पोलिनेटर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंट ऑफ अ फ्लावर। देखिए शलभ, तितली, पक्षी, चमगादड़। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तितली, तो ये पक्षी जो होती है वो क्या होती है यहाँ पे उसके सुगंध से तो आकर्षित होती है, गंध से। तितली तो होती है जो कि आप देखते भी होंगे। तो यहाँ पे 6 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शलभ, यानी क्या कि मॉथ।
मोथ मतलब क्या हो गया कि एक टिड्डा होता है, यानी क्या, कपड़े के कीड़ा, कपड़े का कीड़ा यानी टिड्डा, ये क्या होता है कि पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। मात्रात्मक लक्षण यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन इज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, वो ऑप्शन बी से हो जाएगा त्वचा का रंग, यानी स्किन कलर। स्किन का कलर क्या होता है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण नहीं होता, बाकी बात ये आंखों का रंग, बालों का रंग, नाक का आकार, ये सब क्या होता है, मात्रात्मक लक्षण होता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा स्किन कलर। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कैंसर जो है सो किसके कारण पैदा होता है। द एजेंट दैट, यहाँ पे क्या है, टेंड्स टू प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड एज। तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं ऑन्कोजीन्स। क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स कहते हैं। इससे क्या होता है कि कैंसर कैसे पैदा होता है, ऑन्कोजीन से क्या होता है, कैंसर पैदा होता है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑन्कोजीन्स। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर। तो न्यूक्लिक एसिड में आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है हमारा क्या, RNA, दूसरा हमारा होता है DNA। RN का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का क्या फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RN का राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA का हो गया यहाँ पे डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए RN में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे RNA में ये क्या है, RNA में पे क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है AG, यहाँ पे CO, यानी ये जो यहाँ पे RNA है इसमें यूरासिल पाया जाता है, और DNA में क्या पाया जाता है, AG, यहाँ पे CT, यहाँ पे थायमिन पाया जाता है। तो आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि RNA में कौन उपस्थित नहीं रहता है। तो RNA में यदि पूछे कौन उपस्थित नहीं रहता है तो थायमिन, और DNA में पूछे कि कौन उपस्थित नहीं रहता है तो यूरासिल। ये क्या होता है, यूरासिल DNA में उपस्थित रहता है, और यहाँ पे यूरासिल RNA में उपस्थित रहता है, और DNA में कौन सा उपस्थित रहता है, तो थायमिन उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी से हो जाएगा, कौन सा प्रकार, एक DNA और दूसरा RNA होता है। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक पारितंत्र में पहला ट्रांस, यहाँ पे क्या है, ट्रॉफिक स्तर होता है, क्या है, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर, कोशिकीय जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। यानी क्या कि ऐसा कौन सा कोशिका है जो यहाँ पे एक्टिव होगा तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे कैंसर का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हम पढ़ा है ऊपर ऑन्कोजिन्स तो होता ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का, यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजिन्स। ये दोनों जब यहाँ पे एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, कैंसर उत्पन्न पैदा होता है, जो कि एक खतरनाक बीमारी है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑन्कोजिन्स और प्रोटो ऑन्कोजिन्स दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीन गन किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं। यानी क्या कि जीन गन किसकी मदद से जीन कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रवेश कराते हैं वो किसके यहाँ पे, तो ये हो जाता है सूक्ष्म क्षरों की मदद से, यानी माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स के कारण। क्या होता है, ये जो जीन गन है ये किसकी मदद से कोशिकाओं में प्रवेश कराते हैं, तो सूक्ष्म क्षरों, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। यानी क्या कि फ्लेवर सेवर इज जनरेट, यहाँ पे क्या, जेनेटिकली मॉडिफाई, ये किसके जेनेटिकली मॉडिफाई होता है। तो यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या यहाँ पे, टोमेटो का यहाँ पे, यानी क्या कि टोमेटो था उसको क्या किया, उसके जीन को चेंज करके एक यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे फ्लेवर सेवर बनाया है। किसके जीन को चेंज करके, तो टमाटर के जीन को चेंज करके बनाया है। और कब ये बनाया है फ्लेवर सेवर, तो ये बनाया है 1994 में बनाया है। पूछेगा कब बनाया है, तो 1994 में बनाया है, और किससे, तो टमाटर के जीन को चेंज करके फ्लेवर सेवर बनाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, टमाटर। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित रहता है। यानी क्या कि द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ सेंट इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग।
वन में, घास स्थल, झील या तालाब में। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा वन में। क्या होता है कि वन में जो संख्या का सीधा पिरामिड होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे वन। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है, यानी क्या, व्हिच ऑफ द नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कौन सा रिसाइकल नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल और ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या है कि इकोसिस्टम में हम ऊर्जा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। बाकी बात नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जल हो, इस सभी को रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा यानी क्या कि एनर्जी को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर है, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं, यानी क्या कि स्पर्ट यहाँ पे क्या है, स्पर्मटोजोआ व्हिच आर नॉट इजैकुलेटेड आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द, तो ये कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहक में होते हैं, यानी क्या कि वैस डिफरेंस में होता है। किस में होते हैं, तो यहाँ पे वैस डिफरेंस में होते हैं, शुक्रवाहक में यहाँ पे जमा हो जाता है। जो यहाँ पे शुक्राणु क्या होते हैं, स्खलन नहीं होते हैं, वो यहाँ पे शुक्रवाहक में जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक किस भूर्णीय परत से बनते हैं, यानी क्या कि जो हमारे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किस भूर्णीय परत से बनता है। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, मीसोडर्म से बनता है। किससे बनता है, तो मीसोडर्म से बनता है। और देखिए मीसोडर्म किसके किसके बीच रहता है, सबसे पहले ये क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या कि संयोजी उत्तक, तो किसके किसके बीच ये संयोजी का काम करता है। तो ये जो दो यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे एक आता है एक्टोडर्म, कि एक आता है हमारा एक्टोडर्म और दूसरा हमारा क्या आता है, तो दूसरा आता है एंडोडर्म। दूसरा हमारा क्या आता है, एंडोडर्म। तो इस दोनों के बीच क्या करता है, ये कौन सा संयोजक, मीसोडर्म, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। किसके बीच, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच कनेक्टिव यहाँ पे टिश्यू का कौन काम करता है, तो मीसोडर्म। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, मेसोडर्म। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, एनसेंट्रिक, यहाँ पे क्या है एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे क्या है मेटासेंट्रिक, यहाँ पे क्या है टीलोसेंट्रिक। तो एक्स गुणसूत्र का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक्स गुणसूत्र का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, मेटासेंट्रिक होता है। क्या होता है यहाँ पे मेटासेंट्रिक, यहाँ पे देखिए इसका इस टाइप का यहाँ पे होता है, ये इस टाइप का यहाँ इसका क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये इसका और इसका इस दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो जिसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोसोम्स निम्नलिखित में किसका नाम है, यानी क्या कि एलोसोम्स हम किसको कहते हैं। तो देखिए एलोसोम्स जो है हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं लिंग गुणसूत्र को, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एलोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 20 नंबर, एंडोगेमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, यानी एंडोगेमी इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंडोगेमी जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो फीता कृमि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो फीता कृमि में पाया जाता है। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे टेनियम पाया जाता है। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में है कि मध चक्र निम्नलिखित में किस में पाया यहाँ पे जाता है, यानी मध चक्र निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, मनुष्य, बंदर, गाय या इनमें से सभी। तो जो मदर चक्र होता है ना वो किस में पाया जाता है, तो गाय यानी काव और शीप में पाया जाता है, यानी भेड़ में पाया जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे काव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो ये जो यहाँ पे रणथंबोर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे एक जिला का नाम क्या है, सवाई माधोपुर जिला, और वह कहाँ है, तो राजस्थान में है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, राजस्थान। अगर पूछेगा किस जिला में, तो सवाई माधोपुर जिला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कब यहाँ पे, तो ये हुआ था 1980 ईस्वी में। कौन सा यहाँ पे क्या है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे राजस्थान में है। और ये इसको कब बनाया गया था, तो 1980 में बनाया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, यानी व्हिच वन इज एन, यहाँ पे क्या है, इंडेमिक प्लांट। तो इंडेमिक प्लांट जो होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, तो वो होता है नेपथिन्स
खासियाना। क्या होता है? निफेथियंस खासियाना होता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 में है क्या है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन का क्लोनिंग क्या होता है। तो क्लोनिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जीन को यहाँ पे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना। जैसे कि अभी ऊपर हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे, टमाटर के जीन को चेंज करके क्या बनाया गया था? फ्लेवर सेवर बनाया गया था। तो उसको हम क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र का डीएनए क्या है? तो ये जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मिड होता है, यानी क्या कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। टी आई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कार्यकल्पित करता है? यानी जो टी आई प्लाज्मिड होता है वो निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को यहाँ पे कायकल्पित करता है? क्या करता है? कायकल्पित करता है। तो देखिए ये जो होता है वो किसकी कोशिकाओं को यहाँ पे कायकल्पित करता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे प्लांट्स, यानी क्या कि पौधों का। तो देखिए टी आई प्लाज्मिड जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है? पौधे से क्या करता है? जीन को ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ये जो पौधा है इसके जीन को ट्रांसफॉर्मेशन करता है। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी होती है? तो यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से हो जाएगा, डीएनए प्रवर्धन में। इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग मतलब क्या हो गया कि जो डीएनए है उसके जीन में हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, उसके यहाँ पे परिवर्धन, यानी क्या कि उसके जीन को हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, कुकुरबिटा के ट्रेंडिल्स तथा बेगनविलिया के कांटे क्या है? यानी क्या है कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या है? कुकुरबिटा और ट्रेंडिल्स तथा यहाँ पे क्या है? बोगेनविलिया के कांटे क्या है? समजात अंग, अवशेषी अंग और समजात अंग, या ए और बी दोनों? तो देखिए यहाँ पे ये 27 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? समजात अंग। क्या होगा? समजात यानी होमोलोगस ऑर्गेन्स। अब देखिए ये समजात अंग हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे समजात अंग उसे कहेंगे यानी उत्पत्ति तथा संरचना, और यहाँ पे क्या है देखिए उत्पत्ति क्या होता है और यहाँ पे संरचना दोनों का समान होता है, लेकिन क्या होता है उसका कार्य भिन्न भिन्न होता है। देखिए उत्पत्ति और संरचना दोनों का समान, लेकिन उसका जो वर्किंग होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है? भिन्न होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे समजात अंग कहते हैं। तो यहाँ पे समझ गए समजात अंग किसे कहते हैं। यानी देखिए कुकुरबिटा, ट्रेंडिल्स और ये बोगनविलिया जो है, इस तीनों का जो यहाँ पे उत्पत्ति है वो और संरचना दोनों का समान होता है, लेकिन ये दोनों जो काम करता है वो अलग अलग काम करता है। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन ने फिंच क्या दर्शाते हैं? डार्विन के जो फिंच क्या दर्शाते हैं? तो देखिए यहाँ पे डार्विन के जो फिंच हैं वो ये शो करते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अनुकूली विकिरण, यानी क्या है कि एडेप्टिव रेडिएशन। तो 28 का जो यहाँ पे राइट आंसर है ये ऑप्शन डी से हो जाएगा, एडेप्टिव रेडिएशन। अब देखिए ये क्या होता है कि एक प्रजाति के कई प्रजातियों को यहाँ पे क्या देती है? जन्म देती है। यानी एक प्रजाति जो है वो कई प्रजातियों को जन्म देती है जो अलग अलग नक का दोहन करती है, तथा वहाँ पे क्या होता है? उसे अनुकूलन विकिरण कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि देखिए एक प्रजाति है वो कई प्रजातियों को जन्म देती है। क्या होता है? उसमें थोड़ा सा चेंज होते होते कई प्रजातियां बन जाती है, जो क्या होता है? अलग अलग नक का दोहन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण कहते हैं, यानी एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि क्या हो कि इसी तरह के कोई और भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आर्कियोटेरिप्स जीवाश्म पक्षी के किस यहाँ पक्षी के बीच का योजक करी क्या है? यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या है? आर्कियोटेरिक्स जीवाश्म पक्षी के बीच का योजक करी है, कौन सा है? यहाँ पे उभयचर तथा सरीसृप वर्ग, सरीसृप तथा यहाँ पे पक्षी वर्ग, उभयचर तथा पक्षी वर्ग, या मत्स्य तथा उभयचर वर्ग। तो यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी से हो जाएगा, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग, यानी क्या कि रेप्टाइल एंड बर्ड्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है?
द्विसंकर स्थिति क्या कौन सी है, यानी क्या कि और डिहाइड्रेट कंडीशन कौन सा है। तो डिहाइड्रेट में क्या होता है हमारा, एक स्मॉल और एक यहाँ पे कैपिटल, और ये तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी में है। तो 30 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है ये, एक द्विसंकर है। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो जीन के विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, यानी युग्म विकल्पी कहते हैं। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, युग्म विकल्पी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं, टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडो यहाँ पे क्या है एंडोमाइटोसिस विभाजन, या तो फिर एंडोमाइटोटिस तथा बहुगुणिता। तो अब देखिए यहाँ पे 32 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी से हो जाएगा, एंडोमाइटोटिस तथा यहाँ पे क्या है पॉलीपोलाइडी। तो अब ये क्या होता है कि देखिए टेपेटल जो है इसका काम क्या है, ये जो टेपेटल कोशिका है इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे परागकणों को बढ़ने और विकसित करने में मदद करता है। क्या करता है, ये परागकण जो है उसको बढ़ने और विकसित करने में मदद करता है। और ये जो टेपेटल कोशिका है ये किसके बीच पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है वो स्पेरर, वो किसके बीच पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है ये यहाँ पे हो गया पो, और यहाँ पे क्या हो गया स्पेरोजोनस, तथा किसके बीच, तो एथर वाल के बीच पाया जाता है। स्पेरोजोनस तथा एथर वाल के बीच ये पाया जाता है। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोश किससे बनता है, यानी क्या कि एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। तो ये जो हमारे यहाँ पे 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, गुरु बीजाणु से बनता है। किससे, तो सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या बनता है हमारा, भ्रूण कोश बनता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर, तो इसमें है कि स्थानांतरण आरएनए पर इसमें क्या पाया जाता है, यानी व्हिच ओन प्रेजेंट इन आरएनए, यानी क्या ट्रांसफर ऑफ आरएनए। तो आरएनए में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, विरोधी कूट, यानी क्या कि एंटी कोडोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटी कोडोन पाया जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है यहाँ पे यूरासिल करके ऑप्शन देगा। तो यूरासिल भी क्या पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये किस यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफर पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एंटीकोडन। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 नंबर, रिवर्स ट्रांस यहाँ पे क्या है क्रिप्टेज क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। तो यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए से हो जाएगा, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, यानी क्या कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। आरएन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डीएनए के पॉलीमरेज के एंजाइम्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या है 36 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि ऑपरेन का एक जीन जो यहाँ पे क्या है रिफ्रेशर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, रेगुलेटर जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलेटर जीन कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या है 37 नंबर क्वेश्चन, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। तो टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष होता है, तो सबसे पहले देखिए टेटनस जब यहाँ पे होता है तो उससे क्या होता है कि जो जबड़ा है वो यहाँ पे क्या होता है, जबड़ों को जाम कर देता है, यानी लॉक कर देता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। तो देखिए ये टेटनस जो होता है सबसे पहले ये किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये क्या करता है, तो जबड़े की हड्डियों को यहाँ पे क्या करता है, जाम कर देता है। तो ये किसे प्रभावित किया, जबड़े की हड्डियों को ना। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, एड्स विषाणु में क्या रहता है। एड्स विषाणु में क्या रहता है, तो एड्स किसके कारण होता है यहाँ पे, तो वायरस के कारण होता है। अब इसमें क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, या सिंगल यहाँ पे क्या है स्ट्रैंड डीएनए, या डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो यहाँ पे 38 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रहता है। अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, तंबाकू की लत किसके कारण लगती है। तो तंबाकू की जो लत होती है वो यहाँ पे किसके कारण लगते हैं, तो निकोटीन, यानी जिसको हम निकोटीन कहते हैं। तो निकोटीन के कारण क्या होता है कि तंबाकू की लत लग जाती है, तंबाकू की लत लग जाती है। अब इसमें देखिए कि ये जो निकोटीन होता है वो यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या होता है, डोपामाइन होता है। निकोटीन के कारण क्या होता है कि निकोटीन जब यहाँ पे लेते हैं तो हमारा क्या होता है, डोपामाइन में वृद्धि करता है। डोपामाइन में जब वृद्धि होता है तो हम क्या रहते हैं, उससे हम खुश रहते हैं, यानी डोपामाइन को हम क्या कहते हैं, खुशी का यहाँ पे, उससे हम क्या रहते हैं, खुश रहते हैं।
किसके कारण? तो यहाँ पे निकोटीन जब लेते हैं तो हमारा क्या होता है, डोपामाइन यहाँ पे स्रावित होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, खुशी होता है, यानी खुशी मिलता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? तो घरेलू जो कचरा होता है वो किस प्रकार के यहाँ पे करता है? तो वो हमारा करता है बायोग्रेडेबल पोल्यूशन, यानी क्या कि जैव निम्नीकरण प्रदूषक। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, जैव निम्नीकरण प्रदूषक को यहाँ पे क्या करता है, गठन करता है। कौन? तो घरेलू कचरा जो होता है वो। अब यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग एज। तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या यहाँ पे? तो ई कोलाई, यानी क्या कि इनकेरिया कोलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन सी बीमारी होते हैं? देखिए ये हैजा बिमरी होता है, हिस्टोलिका होता है। ये सब क्या होता है कि स्थिर पानी में जब यहाँ पे अत्यधिक दिन तक स्थिर पानी यानी जाम पानी जो होता है, तो जाम पानी के कारण क्या होता है हमारा यहाँ पे ये जो हैजा हो गया, हिस्टोलिका, ये सारी बीमारी हो जाती है। और देखिए जो प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई कोलाई। निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक है? तो ई कोली हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 में दिया है बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक क्या है? तो बॉम्बे डक एक मछली है। क्या हो जाएगा इसका? 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मछली है। जो कहाँ पाई जाती है? तो ज्यादातर मुंबई के और उसके आसपास के इलाकों में ही ये पाई जाती है। कौन सी? तो बॉम्बे डक मछली। अब यहाँ पे है 43 नंबर क्वेश्चन, लाइसिन में प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीना इनमें किसकी किस्म है? तो देखिए ये जो तीन किस्म है, एक हो गया शक्ति, रतन तथा प्रोटीना, ये किसकी किस्म है? तो ये मक्का के किस्म है। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ पे मक्का। और ये जो यहाँ पे क्या है, शक्ति, रतन, प्रोटीना, इसमें क्या पाया जाता है? तो एमिनो एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या है 44 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बैल का वीर्य किसमें संचित किया जाता है? यानी वुल्स सीमेन इज स्टोर्ड इन। तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे जो इसका जो सीमेन रहता है वो यहाँ पे क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस में भरा रहता है, यानी लिक्विड नाइट्रोजन में भरा रहता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे माइनस में रहता है, माइनस वहाँ पे 70 डिग्री के आसपास रहता है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे बैल का जो वीर्य है वो संचित किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्या आंसर आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, जिसमें है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम यानी प्रोटीन इन सिल्क थ्रेड, यानी क्या कि सिल्क थ्रेड में कौन सा यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है? तो वो जो पाया जाता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिब्रोइन पाया जाता है, यानी फाइब्रोन पाया जाता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये क्या है हमारा, क्या फाइब्रिन है। तो ये क्या होता है, कीटों द्वारा निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है? ये कीटों द्वारा यहाँ पे निर्मित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा है? तो एक हो गया एथेरा, यहाँ पे हो गया एथेरा हो गया, दूसरा होता है क्रिकुला और सामिया। इस सभी कीटों के द्वारा क्या किया जाता है? तो सिल्क का, यहाँ पे सिल्क का जो होता है वो यहाँ पे निर्मित किया जाता है। अब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन में है कि लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करते हैं? तो लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो ये वृषण के मध्यस्थ में मौजूद होता है। ये कहाँ मौजूद होता है? तो वृषण के मध्यस्थ में मौजूद होता है। और इसका मुख्य कार्य, यहाँ पे कार्य क्या है, इसका मुख्य वर्क क्या है? तो ये क्या करता है कि शुक्राणु जो है उसके स्वामित्व और उसके क्या करता है, एक्सट्रेटिकर और एस्ट्रोजेनिक और यहाँ पे क्या है एनालोगन कार्यों के रख रखाव के लिए क्या करता है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पे स्राव करता है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर, मुखी यहाँ पे यहाँ पे क्या है, मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में किस संयोजन का यहाँ पे बना होता है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोएस्ट्रोजन, क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। यानी 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया है हमारा, तो इसमें दिया है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लेडिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? लगातार या सतत और संतत छोटे खंडों में, या बी एंड सी दोनों? तो देखिए यहाँ पे
कि लेगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म। तो डीएनए रेप्लिकेशन के कारण क्या होता है, हमारा डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है कब, तो यहाँ पे लेडिंग स्ट्रैंड में, तब ये क्या होता है कि यहाँ पे असंतत तथा क्या होता है, ये छोटे खंडों में होता है। तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर में हमारा क्या था, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। यहाँ पे क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स व्हेन। तो फ्रेम यहाँ पे विस्थापन कब यहाँ पे होता है, म्यूटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या कि जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। देखिए यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट, यहाँ पे क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये कब होता है, तो जब एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के सम्मिलन या विलोपन द्वारा कोडोन को सामान्य अनुक्रम को बाधित किया जाता है, तब हमारा क्या होता है, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। कब होता है, जब एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के सम्मिलन या विलोपन के द्वारा कोडोन के सामान्य अनुक्रम को बाधित किया जाता है। और एक बात ये हो गया, एक और एक से अधिक और 3 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आप लोग बात ये याद रखिएगा कि एक या एक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा कितना, 3 तक ही होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है वेबल परिक्रमा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, क्रिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा, क्रिक, जिनका फुल नाम क्या था, फ्रिक था। और ये कब किए थे, तो ये किए थे 1966 में किए थे। क्या किए थे, 1966 में ये यहाँ पे क्या किए थे, परिकल्पना किए थे। अब यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी के पतन का कारण कौन है, यानी रेड ब्लड सेल्स को प्लस होता है, उसका पतन का कारण कौन है। तो इसके पतन का जो कारण होता है वो यहाँ पे क्या होता है, तो होता है यहाँ पे आर्सेनिक यौगिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्सेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, जल यहाँ पे क्या प्रस्फुटन किससे बनता है, जल प्रस्फुटन किससे बनता है। तो ये जो बनता है वो किससे बनता है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या होगा, प्लैंक्टोनिक शैवाल से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लैंक्टोनिक शैवाल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है, गलन, अपक्षय, मृदा जनन या बी एंड सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी से हो जाएगा, बी एंड सी दोनों, यानी अपक्षय से तथा मृदा जनन दोनों से होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, तो यहाँ पे अपक्षय तो आप लोग जानते होंगे कि अपक्षय किसके कारण होता है, तो अत्यधिक हवा बहने, यहाँ पे पानी, हवा, ताप के कारण क्या होता है, मृदा का अपक्षय होने लगता है। और मृदा जन क्या होता है, तो पर्यावरण और इतिहास के प्रभावों द्वारा विनिर्मित होती है। यानी मृदा जन का मतलब क्या होगा कि ये क्या होता है, पर्यावरण और यहाँ पे इतिहास के द्वारा विनिर्मित होता है। और अपक्षय क्या हो गया हमारा, पानी, हवा, ताप के कारण क्या होता है, यहाँ पे मृदा का यहाँ पे अपक्षय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, बी एंड सी दोनों। अब यहाँ पे 54 नंबर, जलोवीर की विशेषता क्या है। जलोवीर की विशेषता क्या है, तो ये जो है सो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे तैरते हुए पत्ते हैं। यानी 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा, एरेकानामा। क्या हो जाएगा, एरेनकाइमा हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, एरेनकाइमा हो जाएगा। अब ये देखिए 54 का यहाँ पे क्या होता है, एरेनकाइमा, ये एक शैवाल होता है। क्या होता है, ये एक शैवाल होता है, यानी एल्गी होता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे कम ऑक्सीजन में भी आसानी से बढ़ते हैं। क्या होता है, ये कम ऑक्सीजन में भी आसानी से बढ़ता है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं। फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं, तो यहाँ पे 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, क्या यहाँ पे, तो एक्टो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टोमाइकोराइजा। क्या हो जाएगा, एक्टोमाइकोराइजा में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर, इसमें क्या है कि प्लिपियोट्रोपिक जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। क्या है हमारा इसमें, प्लिपियोट्रोपिक जीन कैसा लक्षण दर्शाता है। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या यहाँ पे विभिन्न लक्षणा प्रारूप, यानी मल्टीपल फिनोटाइप। अब ये मल्टीपल फिनोटाइप क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे क्या है, 56 नंबर, तो जब एक यहाँ पे क्या है, जब एक जीन कई को प्रभावित करता है, जैसे यहाँ पे क्या है,
फिर ये यहाँ पे जब एक जीन कई को प्रभावित करता है तब उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे विभिन्न लक्षणा प्रारूप कहते हैं, यानी मल्टीपल फिनोटाइप कहते हैं। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 नंबर में है कि निम्नलिखित में दो जीन के लिए विषम युग्मजीव जीव कैसा है। दो जीव के लिए विषम युग्मजीव जीव कैसा है, तो अभी यहाँ पे बताया है क्या हो जाएगा स्मॉल आर और यहाँ पे क्या है वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जो कि ऑप्शन डी में है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। अब इसका जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि भारत का यहाँ पे क्या जलीय पशु कौन सा है, जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ पे 58 का हम राइट आंसर बताते हैं क्या है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह नदी, डॉल्फिन। क्या हो जाएगा, डॉल्फिन है। अब देखिए डॉल्फिन है, अब इसको यहाँ पे कम माना गया था। भारत का जलीय पशु क्या है, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु नदी डॉल्फिन। अब इसको कम माना गया था, तो इसको माना गया था 18 मई 2010 को। कब माना गया था, तो 18 मई 2010 को डॉल्फिन को भारत का जलीय पशु माना गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 59 नंबर, इसमें क्या है इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सीटू क्या होता है। तो इन सीटू हम उस जगह को कहेंगे जहां पे क्या है प्राकृतिक आवास के भीतर प्रजातियों का संरक्षण। अब देखिए जैसे प्राकृतिक आवास में क्या होता है उस प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बहुत घना जंगल है, पहले से वो क्या था बहुत घना जंगल है, उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अभी आकर क्या करे सरकार उसको एक यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको संरक्षण के लिए उसका कुछ अभ्यारण्य बना रहा है या उद्यान बना रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया इन सीटू संरक्षण हो गया है। यानी क्या कि वो प्राकृतिक आवास है जानवर का, यानी उस जब वो नहीं बना था तो वो क्या था उसमें तब भी जानवर रहते थे, लेकिन जब वो बन गया है तब भी उसमें क्या वो रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं इन सीटू संरक्षण कहते हैं। यानी प्राकृतिक आवास के भीतर ही प्रजातियों का संरक्षण इन सीटू संरक्षण कहलाता है, जिसमें क्या शामिल नहीं है, तो वानस्पतिक तथा प्राणी उद्यान शामिल नहीं है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोटनिकल तथा जूलॉजिकल गार्डन क्या है इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन में है कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह यहाँ पे क्या है। तो आणविक कैंची जो डीएनए को क्या करते हैं विशिष्ट स्थल पर काटती है उसको हम यहाँ पे क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा क्या यहाँ पे, तो हो जाएगा ये पेक्टिनेज एंजाइम। क्या हो जाएगा पेक्टिनेज एंजाइम से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा SCID के लिए जीन थेरेपी में संभाग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे SCID में जीन थेरेपी के लिए संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। सबसे पहले देखिए SCID का यहाँ पे क्या होता है फुल फॉर्म, तो इसका होता है सेवेयर कंबाइंड इम्यून, यहाँ पे क्या होता है इम्यून डिफिशियंसी। क्या होता है सेवेयर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी होता है। अब ये क्या है कि ये जीन थेरेपी का सबसे सफल प्रयोग है। अभी तक जितना भी जीन थेरेपी का प्रयोग किया गया है सबसे सफल प्रयोग में किसको लिया जाता है, तो SCID को लिया जाता है। और ये क्या होता है, तो यहाँ पे ये होता है रिट्रो विषाणु होता है। क्या होता है रिट्रो विषाणु होता है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मनुष्य में अवशेषिक अंग है। अब ये आपको तुरंत बताया टोटल यहाँ पे मनुष्य में अवशेषिक अंग की संख्या टोटल 10 होती है, तो इसमें कौन सी अवशेषी अंग है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पूछ कशेरुक अकल चाह ये सभी क्या है यहाँ पे विजडम टूथ जिसे कहते हैं, अकल दांत जिसे कहते हैं, ये सब क्या है यहाँ पे अवशेषी अंग है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर, बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। क्या है बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कीटो से बीमारी है। यानी क्या कि कीटो से बीमारी के लिए क्या करते हैं ये यहाँ पे उसका प्रतिरोध करते हैं। जैसे देखिए ये क्या होता है कि सब्जी में या किसी में कीड़ा लग जाता है, तो ये क्या करते हैं हम बीटी का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे कीटों से बचा जा सकता है। अब बीटी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे होता है बेसिलस, यहाँ पे क्या होता है थ्यूरोजिन्स। क्या होता है बीटी का फुल फॉर्म बेसिलस, यहाँ पे थ्यूरोजिन्स होता है। अब 64 नंबर क्वेश्चन में दिया है
पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोफिलिक जीवाणु, यानी क्या कि थर्मोफिलिक बैक्टीरियम हो जाएगा। अब ये देखिए कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये क्या करता है ना कि यहाँ पे आरटीपीसीआर जो है, आरटीपीसीआर इसको क्या करता है, यहाँ पे आरएनए टू यहाँ पे डीएनए कन्वर्ट करता है। यानी आरटी जो पीसीआर है वो किसको कन्वर्ट करता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। आरटीपीसीआर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज किसका स्रोत है? तो थर्मोफिलिक जीवाणु का स्रोत है। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या? अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? जब क्या होता है अनुवांशिक, यानी क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिप्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें जो यूज होता है वो किसका यूज होता है? तो वो होता है यहाँ पे इकोली का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इकोली हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? योग्यता के उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थॉट वाज प्रोपोज्ड बाय। तो ये जो दिया गया था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और ये क्या कहाँ के थे? तो ब्रिटिश प्रकृतिवादी थे। क्या थे यहाँ पे? ब्रिटिश प्रकृतिवादी थे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? तो वो हमारा दिया निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? चावल, मक्का, जौ या ढैंचा। तो देखिए यहाँ पे ये तो चावल हो गया, ये मक्का हो गया, ये जौ हो गया। इसको तो हम खाद के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी है ढैंचा, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? ढैंचा यहाँ पे लिखा है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? ढैंचा कहते हैं। तो यहाँ पे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह यहाँ पे ढैंचा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 68 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुवी कीटनाशक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुवी कीटनाशक है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा यहाँ पे बेसिलस यहाँ पे थ्यूरिजिएंस हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? बीटी कहते हैं। जो कि अभी आपको तुरंत बताए हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? तो बीटी लिखते हैं शॉर्ट में, बेसिलस यहाँ पे थ्यूरिजिएंस लिखते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे जीवाणुवी कीटनाशक है। यानी सब्जी हो किसी में यहाँ पे क्या लगता है? कीट लग जाता है, तो उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे बीटी का यूज करते हैं, जिसको हम किस तरह से यूज करते हैं? तो यहाँ पे छिड़काव के द्वारा या उसके जड़ में डालकर इस तरह से हम क्या करते हैं? उसको कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे आता है 69 नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? यानी क्या कि होमोसेपियंस का कौन एसेंटर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा होमो इरेक्टस। क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया? यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या बाहित जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में कौन सा कदम शामिल है? क्या है? बाहित जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में कौन सा कदम शामिल है? तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा निस्यंदन तथा अवसादन। क्या हो जाएगा? निस्यंदन तथा अवसादन हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। अभी हम देखें क्या कि टोटल जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कितना 70 था, इसमें से आपको कितना बनाना है? तो मात्र 35 का ही आंसर देना है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा सब्जेक्टिव का आएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में हमें आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोगों को कब तक चाहिए। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।